नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा उत्तराखंड के शहरों के उपनाम के बारे में। ये हमारा भाग 2 होने वाला है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने इसी टॉपिक की एक और वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लें। उसमें मैंने उत्तराखंड के शहरों के प्राचीन नामों के बारे में बताया था। और आज भी हम इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो उपनाम हैं उनके बारे में, जो कि कुल 30 प्रश्न होने वाले हैं। अधिकांश क्वेश्चन इसमें परीक्षा वाणी से लिए गए हैं, तो आपको देखना है आपको कितने मार्क्स आते हैं। और जो मिनिमम टारगेट है वो 27 मार्क्स का है, यानी कि आपका 30 में से 27 नंबर आपको लाने हैं। उसके बाद आप कमेंट्स करना आपके कितने मार्क्स हैं। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन मालूम किया है, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। जैसे कि हर बार की तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्रिय छात्र हैं, जो हर बार कमेंट्स करते हैं, तो आप भी बनिएगा, नए छात्र जुड़िएगा जो हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट मिलता है, क्विज मिलता है देखने को। तो चलिएगा, समय को ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर का वाराणसी कहा जाता है आपके बागेश्वर को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं बागेश्वर की बात कर लूँ तो आपका बागेश्वर ज़िला सरयू एवं गोमती नदी के तट पर स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि इस सरयू को आपके मानस खंड में गंगा कहा गया है और गोमती को मानस खंड में यमुना के नाम से जाना जाता है। बागेश्वरों के अन्य नाम की बात करूं तो व्याघ्रेश्वर और बागनाथ के नाम से भी बागेश्वर को जाना गया है। और बागेश्वर का अगर पौराणिक नाम की बात कर लूँ तो अग्नि तीर्थ नाम है बागेश्वर का पौराणिक। बागेश्वर की स्थापना 18 सितंबर वर्ष 1997 में हुई थी। और नगर पालिका यहाँ पर 1968 में बनी थी, यानी कि बागेश्वर नगर पालिका 1968 में थी। उस समय जिला नहीं था, लेकिन जिले के रूप में 1997 में बागेश्वर बना था। अगर मैं और बात करूँ तो बागेश्वर में एक मंदिर है जिसका नाम है आपका वाघनाथ मंदिर। इस बागनाथ मंदिर को वर्ष 1602 में लक्ष्मी चंद जी के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें लखुली बराली के नाम से भी जाना जाता है। और सिरतीकर इन्हीं की देन है, आपके चंद वंश के समय में इन्हीं की देन थी सिरतीकर। अगर मैं बागेश्वर की और बात करूं तो सर्वाधिक प्रतिशत में आबादी पाई जाती है ग्रामीण, और सर्वाधिक प्रतिशत में आपका एससी आबादी भी कहाँ पर पाई जाती है? बागेश्वर में। और अगर नॉर्मल सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या अगर नॉर्मल मालूम पड़ेगा कहाँ पे है तो हरिद्वार, प्रतिशत में आएगा तो आपका बागेश्वर। उसके बाद में फेमस क्वेश्चन आपको पता ही होगा, कुली बेगार का अंत इसी जिले में हुआ था। और वर्ष 1921 में अनेकों व्यक्तियों ने आपके सरयू नदी में रजिस्टरों को बहा दिया था। कुली बेगार, कुली वरदास और कुली उतार क्या प्रथाएं थी? मैंने आपको कभी टेस्ट में, ये जब मैंने आपको उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का टेस्ट लिया था तो वहाँ पे मैंने सभी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था और बहुत डीप क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट मिशन 740 में जाए, वहाँ से जाके उन क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरोवर नगरी के नाम से कौन विख्यात है? तो सरोवर नगरी के नाम से आपका नैनीताल विख्यात है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगर मैं नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल की खोज वर्ष 1841 में आपके पी बैरन के द्वारा की गई थी। कैप्टन पी बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। और अगर मैं और बात करूं तो नैनीताल में आपका या उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1897 में हुई थी। यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट कब बना था? 1897 में बना था। और इस नैनीताल हाई कोर्ट का डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है, जो भी हुआ था हाल ही में। तो नैनीताल हाई कोर्ट का डिजाइन किसने दिया था? तो सर एंटोनी, या कहीं कहीं सेंटोनी मिलता है, तो सर एंटोनी ऑब्लिक सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने नैनीताल हाई कोर्ट का डिज़ाइन दिया था।
उसके बाद में आपके खुरपा ताल, सड़िया ताल, सात ताल, नल दमयंती ताल, नैनीताल। तो इस प्रकार के बहुत सारे ताल आपके नैनीताल में ही स्थित हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है? सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है? तो आपका चमोली में स्थित हेमकुंड को सिखों का कैलाश मानसरोवर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कैलाश मानसरोवर आपका जो पर्वत है वह तिब्बत में स्थित है। तो इससे तुलना की जाती है आपके हेमकुंड साहिब की, जो जिन्हें सिखों का कैलाश मानसरोवर कहा गया है। और सिख धर्म के बारे में मैंने टेस्ट बनाया है, उसे भी आप जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू बैकुंठ किसका उपनाम है? तो भू बैकुंठ उपनाम है आपका बद्रिकाश्रम का, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो आपका पूर्व का वेनिस कहा जाता है हरिद्वार को, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं हरिद्वार के बारे में कुछ बात कर लूँ तो हरिद्वार आपके नील और बिल्व पर्वत पर स्थित है। नील और बिल्व पर्वत पर आपका हरिद्वार स्थित है। और अगर मैं बात करूँ, हरिद्वार सहारनपुर मंडल में शामिल था। और हरिद्वार की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार की स्थापना हुई थी, और ये सहारनपुर मंडल का एक हिस्सा था। उसके बाद में जब प्रदेश बना तो प्रदेश के साथ इसे एक हरिद्वार को हमारे ज़िले के रूप में, या हरिद्वार को अपने उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया। और अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो एक यात्री आए थे हर्षवर्धन के काल में, हुएनसांग जी। तो उन हुएनसांग ने आपके हरिद्वार को मो यू लो के नाम से जाना था, मो यू लो कहा था आपके हरिद्वार को। और हरिद्वार में स्थित गंगा नदी को महाभद्रा का नाम दिया था हुएनसांग ने। और अगर मैं हरिद्वार के बारे में और बात करूं तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी आपकी माया देवी हैं। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी जी को कहा जाता है। और अगर हरिद्वार के आकार की मैं बात कर लूं तो बैठे हुए ऊंट की तरह इसका आकार है। और अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपके हरिद्वार में स्थित है, और सर्वाधिक एससी आबादी भी आपकी कहाँ पर है? हरिद्वार में ही है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि रतमाऊ और सोलानी नदी हमारी गंगा नदी में मिलती है हरिद्वार में ही आके। उसके बाद में अगर हम और बात कर लें, मनसा देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर भी हरिद्वार जिले में ही स्थित है। और आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपका हरिद्वार में ही आगे लगेगा। और वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, जिन्होंने लीडर और हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन किया था। तो इनके सहयोग से गंगा सभा की स्थापना 1916 में हरिद्वार में की गई थी। तो बहुत प्रश्न है अभी तो हरिद्वार के अगर हम पढ़ें तो, लेकिन थोड़ा समय कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर भारत का केरल किसका उपनाम है? तो उत्तर भारत का केरल भी आपका हरिद्वार को कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल किसे या किसका उपनाम है? तो विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल आपका माना गया है रूपकुंड को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूपकुंड को ही हम रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस रूपकुंड में बहुत सारे नर कंकाल मिल चुके हैं। राजा यशोधवल और आपने वल्पा रानी का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो उनके एवं उनके सैनिकों के कंकाल रूपकुंड में मिले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सबसे पहले रूपकुंड को सबकी नज़रों में या सबके सामने कौन लेकर आए थे, तो आपके प्रणवानंद एक व्यक्ति रहे हैं। प्रणवानंद व्यक्ति थे जिन्होंने रूपकुंड को सबकी नज़रों में लाया, सबके सामने इसको लाया या प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन फिलहाल इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है? तो भारत का एडिनबरा आपके मसूरी को कहा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर हम मसूरी के बारे में बात कर लें तो मसूरी की स्थापना वर्ष 1824 में एक आयरिश अफसर रहे थे कैप्टन यंग। तो इन कैप्टन यंग ने वर्ष 1824 में मसूरी की स्थापना की थी, और मसूरी को ही आपके
पर्वतों की रानी कहा गया है और गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी मसूरी को कहा गया है। अब इनके नाम की हम बात कर लें तो कहा जाता है कि मसूर के पौधे के ऊपर इस क्षेत्र का नाम मसूरी पड़ा था। और अगर मैं और बात कर लूँ मसूरी से, तो मसूरी में आपका मसूरी वन्य जीव विहार है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर आता है। और इस मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। उसके बाद में बात करूं कि मसूरी नगर पालिका कब बनी, तो 1842 में मसूरी नगर पालिका बनी थी और 1843 में मसूरी में लाइब्रेरी खोली गई थी। और मसूरी की अगर सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इन सभी प्रश्नों को लिख लिया करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को आप कम समय में अधिक से अधिक याद कर सकते हैं अगर इस प्रकार के से आपने नोट्स बना रखे हैं। आप लिखें कोई भी पॉइंट या उसकी चारों तरफ एरो बना ले या क्वेश्चन आंसर करके इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेतु नगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके सेतु नगर के नाम से हरिद्वार को जाना गया है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो हरिद्वार को हम सेतु नगर के नाम से जानते हैं और हरिद्वार के बारे में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है या संत नगरी के नाम से किसे जाना गया है। तो आपके ऋषिकेश को संत नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋषिकेश को आपके संस्कृत नगरी के नाम से भी जाना गया है और ऋषिकेश के साथ हरिद्वार इन दोनों को संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन नगर के नाम से विख्यात है। तो वन नगर के नाम से आपका विख्यात है देहरादून, यानी कि आपका ई ऑप्शन सही होगा। आपके देहरादून की मैं बात कर लूँ तो राज्य की वर्तमान राजधानी है, यानी कि एक प्रकार से अस्थायी राजधानी कह सकते हैं। और देहरादून की हम बात करें तो देहरादून आपका द्रोण घाटी में बड़ा बसा हुआ है और पृथ्वी पूर्वी देहरादून का ही नाम कहा जाता है। और अगर मैं और बात कर लूँ देहरादून के बारे में, तो देहरादून में एक मैदान है खुड़बुड़ा का मैदान। उस खुड़बुड़ा के मैदान में आपके प्रघुमन शाह जी की मृत्यु हुई थी या उनको युद्ध में हराया गया था गोरखाओं के द्वारा। और उसी के बाद में वर्ष 1804 में उत्तराखंड में गोरखा शासनकाल स्थापित हुआ था, जो निरंतर वर्ष 1815 तक चला। उसके बाद में ब्रिटिश शासनकाल शुरू होता है भारत में और उसके बाद में तो भारत में उत्तराखंड में अनेकों आंदोलन हुए और हर क्षेत्र में आंदोलन हुए, तब जाकर उत्तराखंड और भारत को आज़ादी मिली थी। तो फिलहाल वन नगर के नाम से देहरादून को जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कोड़ियाला इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसका उपनाम है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार आपका मुंशियारी को कहा गया है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्रप्रयाग किसका उपनाम है। तो इंद्रप्रयाग आपका उपनाम है देवप्रयाग का, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और देवप्रयाग आपका टिहरी में स्थित है और यहीं पर आपके अलकनंदा और आपकी भागीरथी नदी के संगम पर ये प्रयाग स्थित है। और उसके इसी स्थान से गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना गया, यानी कि पहले भागीरथी आपके उत्तरकाशी गोमुख से आती है और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलेगी और यहीं से नाम पड़ता है गंगा का, गंगा नदी। कहा जाता है देवप्रयाग में ही आपके राम जी ने अंत समय में यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है कि कौवे देखने को नहीं मिलते हैं देवप्रयाग में। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गायत्री तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है। तो गायत्री तीर्थ के नाम से आपका शांति कुंज को जाना गया है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शांति कुंज आपका हरिद्वार में स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपके शांति कुंज की स्थापना पंडित स्वामी राम तीर्थ जी ने वर्ष 1971-72 में की थी, या 1971-72 में
शांति कुंज की स्थापना का श्रेय पंडित स्वामी राम तीर्थ को जाता है। उसके बाद में अगर मैं हम और बात कर लें तो आपका ये हरिद्वार में स्थित है। और 1972 की मैं बात कर लूँ तो भारत में शेर परियोजना का प्रारंभ 1972 में ही हुआ था। और अगर मैं अनुच्छेद 72 की बात कर लूँ तो आपके अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का समाधान दिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का समाधान, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमता भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ 53। राष्ट्रपति के चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत। और इसी प्रकार से अनुच्छेद आपका बहुत सारे अनुच्छेद है। जैसे अगर हम हाई कोर्ट की बात कर लें तो 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इसका अगर हम उल्टा कर लें 214 कर लें तो यहाँ पर हाई कोर्ट बन जाता है। तो अगर आप आर्टिकल को ऐसे भी पढ़ेंगे टुकड़ियों में तो भी आपको एकदम से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सास बहु खेत स्थल कहाँ है? तो आपका सास बहु खेत स्थल स्थित है बागेश्वर में, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बागेश्वर में सास बहु खेत स्थल। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड की पहली मस्जिद कहाँ बनी थी? थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपका उत्तराखंड की पहली मस्जिद आपके अल्मोड़ा में बनी थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर मस्जिद की बात मैं करूँ तो आपकी जामा मस्जिद है दिल्ली में, उसे बनाने का श्रेय आपका शाहजहाँ को गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को भारतीय इतिहास का या मुगल काल का स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। इनके समय में ही आपका लाल किला, ताजमहल और आपका दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर सिंहासन और रेशमा बाग और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ बनाई थी, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि मत जा रेशमा दीवानी। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है एक बार, कभी पहले बताई होगी। मत जा और रेशमा दीवानी। तो मैं से आपका मोती मस्जिद हो गई जो कि आगरा वाली है, और ता से आपका ताजमहल हो गया, जा से आपका जामा मस्जिद हो गई, और रेशम से हो गया आपका रेशमा बाग, और माँ से हो गया आपका या मोती मस्जिद या सॉरी माँ से आपका मयूर सिंहासन आ जाएगा, और दीवानी से आपका दीवाने आम, दीवाने खास और आपका ताजमहल भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप ट्रिक के अनुसार याद करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अर्जुनेश्वर मंदिर किन देवता को समर्पित है? तो अर्जुनेश्वर मंदिर आपका समर्पित है भगवान शिव जी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है अर्जुनेश्वर मंदिर। फिलहाल आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 19 है जीएसटी को लागू करने के क्रम में उत्तराखंड का स्थान है। तो आपका जीएसटी को लागू करने के क्रम में उत्तराखंड का स्थान आता है आपका 5वां, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर मैं जीएसटी की बात कर लूँ तो सबसे पहले जीएसटी को असम में लागू किया गया था, और सबसे बाद में आपके जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया था। अगर दुनिया में सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो वर्ष 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। और अगर मैं बात करूं कि भारत ने जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया है, तो कनाडा से जीएसटी का मॉडल लिया है भारत ने। या भारतीय जीएसटी का मॉडल किस देश से मिला जुला है या कहाँ से ग्रहण किया हुआ है? तो आपके कनाडा से ग्रहण किया है। और अगर हम जीएसटी के बारे में और बात करें तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, और जीएसटी के मैंने आपको अध्यक्ष का भी बताया होगा, और अध्यक्ष आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 है शहीद ए वतन या शहीद ए पिथौरागढ़, ये होगी पुस्तक, या शहीद ए वतन पिथौरागढ़ होगी। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ऐड कर लें, शहीद ए वतन पिथौरागढ़ आप इसमें ऐड कर लें। तो ये पुस्तक किसकी है? शहीद ए वतन पिथौरागढ़। तो आपके राजेश मोहन उप्रेती जी की पुस्तक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य के प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान प्राप्त करता। तो राज्य में सबसे पहले जो व्यास सम्मान मिला है वह आपके रमेश चंद्र साहा जी को मिला है, यानी कि आपका ऑप्शन वी बिल्कुल करेक्ट है, रमेश चंद्र साहा। अगर व्यास सम्मान की बात कर लें तो साहित्य के क्षेत्र में इस सम्मान को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है
आईने अकबरी के अनुसार, अब मैंने देखो उपनाम करा दिया, कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं वन लाइन के और बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर ऐड किया है। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं सरकार किस सूबे के अंतर्गत थी? तो आईने अकबरी के अनुसार जो हमारी कुमाऊं सरकार थी वह दिल्ली सूबे के अंतर्गत थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, खलूंगा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो आपका खलूंगा दुर्ग की अगर मैं बात कर लूँ तो देहरादून में खलूंगा दुर्ग स्थित है। और जब आपको पता होगा गोरखाओं के ऊपर आक्रमण किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, तो वो कई तरफ से किया गया था, जैसे आपका बिहार से, गोरखपुर से, और उसी में से आपका एक खलूंगा दुर्ग भी आता है जहाँ से आक्रमण किया गया था। तो फिलहाल खलूंगा दुर्ग आपका देहरादून में स्थित है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन जनजाति स्वयं को रानी पद्मावती के वंशज मानती है? तो अगर मैं बात करूं तो थारू जनजाति, आपको थारू जनजाति रानी पद्मावती के वंशज मानती है, या थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं वे स्वयं को, आपका थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं वे रानी पद्मावती के वंशज मानती है स्वयं को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद अगर मैं और बात कर लूँ तो पद्मावत पुस्तक अगर आएगी तो आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत पुस्तक लिखी है। और मैं अगर जनजाति की बात करूँ तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातीय समूह थारू है वर्तमान में, और सर्वाधिक भोटिया सर्वाधिक थारू है। दूसरे नंबर पर आपका जौनसार आ जाता है। और जनजाति का मसीहा ठक्कर बप्पा को कहा गया है। और सर्वाधिक जनजाति अगर पूरी भारत में मालूम कर ले तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिगांश अभिलेख किस भाषा का है? तो आपका दिगांश अभिलेख जो है वो आपका कुमाऊनी भाषा का है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो आपका कटारमल सूर्य मंदिर बना हुआ है उत्तराखंड शैली का, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि एक, या भारत की मैं बात करूँ तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। वास्तव में अगर हम बात करें तो ये कहानी इस प्रकार से थी कि कोई एक राक्षस कहा जाता था, तो वो ऋषियों को परेशान करता था। तो तब जाकर क्या काम किया, उस राक्षस से बचने के लिए हमारे सूर्यदेव जी ने अपनी किरणों को इतनी तेज वो किया या प्रज्वलित किया कि वे उनकी किरणें एक बरगद के रूप में, पेड़ के रूप में बन गई, और जिसके शरण में रहे ऋषि। और आज भी कहा जाए तो इस मंदिर के अंदर उस बरगद की लकड़ियाँ अंदर कोई कहा जाता है, वैसे अन्य मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य पूजन होता है वह एक प्रकार से बरगद की लकड़ी है, या बड़ वृक्ष कहा गया है, बड़ वृक्ष था वो। तो उस बड़ वृक्ष की लकड़ियों को आज भी पूजा जाता है, और इसी प्रकार से आज भी वो स्थित है। कहा गया है कि कत्यूरी नरेश कटारमल के द्वारा इसे बनाया गया था। और बहुत सारे मैंने वैसे आपको नोट्स भी दिए होंगे कटारमल सूर्य मंदिर से संबंधित, जो हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होंगे या जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपके रुद्रप्रयाग में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो पुरोला घाटी का वरदान आपका कहा गया है कमल नदी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, लेखिका गोरा पंत को शिवानी की उपाधि किसने दी थी? तो लेखिका गोरा पंत को शिवानी की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, जो कि नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति आ जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा गया है। और जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्र गान है वो भी देने का श्रेय इन्हीं जाता है। और राष्ट्रगीत की मैं बात कर लूँ तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया। और अगर हम और बात करें तो हमारे 1913 में ही भारत की सबसे पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था
आपके राजा हरिश्चंद्र। अगर मैं 3 को आगे करूं और 1 को पीछे कर दूं, यानी कि 1931 में भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला महारा आई थी। और अगर हम उसके बाद में बात करें तो सबसे पहले भारत की ऑस्कर में जाने वाली फिल्म आपकी मदर इंडिया है। और आपके अगर और बात करें तो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 मार्च को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी और दुनिया की आएगी तो एस भंडारनायक है, जो कि श्रीलंका की बनी थी। और अगर हम और बात कर लें तो सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका एनी बेसेंट जी आ जाएंगी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब आपका सरोजिनी नायडू जी आता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त है। और अगर हम और बात कर लें तो लौह महिला आपका इंदिरा गांधी जी को कहा गया है भारत में। और अगर हम और बात करें तो आपका मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिसाइल वुमेन की बात चलिए ना कि मैन की। चलिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा और 30वां क्वेश्चन है, त्रिमुखी पर्वत कहाँ स्थित है। तो त्रिमुखी पर्वत आपका उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं और बात करूं तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप भी इसी प्रकार के टेस्ट रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे परिवार केदारनाथ क्लासेस से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन साइड में आएगी, उसे आप प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जो भी हम नवीनतम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। और 10 अगस्त से हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक अमीन कर संग्रहकर्ता एवं सर्वे लेखपाल के लिए, उसे ज्वाइन कर लें। और वैसे हम नॉर्मली जर्नल बैच भी चलाते हैं जो 12 महीने चलता है और उसकी फ़ीस हमने 200 रुपये रख रखी है, जो कि हमारा रेगुलर जो आपका BDO पटवारी लेखपाल और आपका क्लर्क स्टेनो और आपका पुलिस वन विभाग, इन पदों के लिए जो जर्नली चलता है हमारा, जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं लगभग 5 से 6 मंथ में सभी, यानी कि जो उत्तराखंड मेनली रहता है उसमें, क्योंकि GS के लिए कम से कम 3 से 4 साल आपको लगाने पड़ेंगे, बहुत बेटर GS करना है। तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, आपका करियर है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।